गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अपकृष्य एससी अकेडमी। जैसा कि हम लोग अपवाह तंत्र में लास्ट पार्ट में हम लोग ने क्या देखा था, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में सारी जानकारी हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, अभी एक आपका अपवाह तंत्र का लगभग अंतिम पार्ट है। अंतिम पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए शुरुआत में हम लोग ने क्या देखा था, अपवाह तंत्र, अपवाह, जल विभाजक, जितनी टर्मिनोलॉजी होती है उसको हमने कवर कर दिया था। फिर हम लोग ने सिंधु तंत्र पढ़ा, पंचप्रयाग पढ़ा, गंगा तंत्र पढ़ा, गंगा नदी तंत्र। उसके बाद अब ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र जस्ट खत्म हुआ है लास्ट वीडियो में आपके, और आपका ये अंतिम रहेगा अपवाह तंत्र का पार्ट, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसके बाद आपका अपवाह तंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो आपके अरब सागर में भी गिरती हैं और आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, उन सारी नदियों में जो आपकी मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। उसका क्या क्रम है वो देख लेंगे। ठीक है, और उन नदियों में भी जो मुख्य नदी है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा एलोबरेट कर लेंगे। यही रहेगा आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। उसके बाद आप लोग का ये अपवाह तंत्र लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा आपके जैसे जो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, जैसे झीलें, परियोजनाएँ, प्रपात, वो आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो आप लोग को यहाँ पर एक फिगर बना के इस तरह के बताने का ऐसा काम कुछ हम लोग नहीं करेंगे। उसको एक PDF में अच्छे से PDF में बना के आप लोग को दे दिया जाएगा, आप लोग उसको पढ़ लेंगे, आप लोग का काम हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आप फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ नदियाँ आपको पूर्व की तरफ बहती हुई दिख रही होंगी और कुछ नदियाँ आपको पश्चिम की तरफ बहती हुई दिख रही होंगी। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जनरली हम लोग यही जानते हैं कि इसमें पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, और वो पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी नदियों को जहां से जो अलग करता है वो आपका पश्चिमी घाट होता है, जिसको हम लोग एज ए जल विभाजक, ठीक है, जल विभाजक के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। क्यों, क्या होता है, देखिए आपका पश्चिमी घाट ये होता है, आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट होता है। आपको अगर आपको मतलब पहला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें जल विभाजक को मैंने अच्छे से समझाया था, बिल्कुल आपके दिमाग में अगर वो बैठा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ से नदियाँ इधर भी निकलेंगी, ठीक है, ये उच्च भूमि होगा पश्चिमी घाट, ठीक है, और यहाँ से इधर भी निकलेंगी, तो ये आपका एक जल विभाजक का कार्य करेगा, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपको जल विभाजक आपका हो जाएगा। पश्चिमी घाट यहाँ पर जल विभाजक के रूप में काम करेगा। अगला देखिए, इसमें और क्या हम लोग को देखना है कि हम लोग देख लेंगे, जब अलग अलग देख लेंगे पश्चिम वाहिनी और पूर्व वाहिनी नदियों के बारे में हम लोग देख लेंगे, तो फिर हम लोग अलग से, देखिए यहाँ पर मैंने पूर्व वाहिनी नदियों का अलग से फिगर बना के उसमें सबको जो मुख्य नदियाँ हैं उनका आपको अलग से बना दिया है। फिर इधर आपकी पश्चिम वाहिनी नदियों का अलग से बना दिया गया। बारे बारे सब में चर्चा कर लेंगे और इस तरह से आपका ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, चूँकि गोदावरी और कृष्णा नदी को अलग से मैंने इसलिए भी बना दिया है क्योंकि इसमें जैसे देखिए ये पेन गंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, कौन सी है, मिलान करने के लिए आता है। चूँकि देखिए ऐसे क्रम तो बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब थोड़ा सा अंदर जा रहा है, खासकर UPSC आपकी, आप किसी भी ईयर का आप लोग देख लीजिए, उसमें जो मुख्य नदी है उनकी सहायक नदियों पे UPSC का बहुत फोकस रहता है। ठीक है, इसलिए इस बारे में हम लोग थोड़ा सा देख ले रहेंगे। ठीक है, ये होगा कृष्णा हो गया। कावेरी का है, कावेरी के बारे में भी जो आपको जानकारी वाली बात रहेगी वो मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या मैंने बताया, पश्चिम वाहिनी और पूर्व वाहिनी नदियों में इसका प्रायद्वीपीय नदियों का ये बंटवारा होता है, जिसमें पश्चिमी घाट आपका क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पूर्व वाहिनी नदियाँ। ठीक है, देखिए पूर्व वाहिनी नदियों में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्वर्णरेखा नदी से लेकर आपकी ताम्रपर्णी नदियों तक। इनका ये सब जाके कहाँ अपना मुहाना बना रही हैं, ये सब बंगाल की खाड़ी में बना रही हैं। क्यों, क्योंकि पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इधर क्या होगा, बंगाल खाड़ी, इधर क्या हो जाएगा, अरब सागर, है ना। तो सबसे पहले देखिए स्वर्णरेखा नदी। देखिए स्वर्णरेखा नदी आपके स्वर्णरेखा नदी के बारे में जो आपकी मुख्य बात है, स्वर्णरेखा नदी नाम इसका स्वर्णरेखा क्यों पड़ा है, इसमें यह कहा जाता है कि इस नदी में, स्वर्णरेखा नदी में स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर सोने के निक्षेप किसी नदी में पाया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार इसमें जो स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं उनको निकालती नहीं है। कारण ये है कि जितना खर्च वो निकालने में लगाएगी उससे कम का सोना रहेगा, मतलब जितना सोना पाएगा उससे ज़्यादा उसको निकालने का खर्च हो जाता है, इसलिए इसमें काम नहीं करती। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम होता है ये आपके झारखंड के
झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ से निकलते के बाद ये थोड़ा सा उत्तर की तरफ गई और फिर ये मुड़ के फिर यह जो उत्तर की साइड इसमें जाती है ऐसे, फिर ऐसे करके इसमें बहती है। तो यहाँ पर जो उत्तर साइड जाने के बाद ये जो नीचे की तरफ गिरती है तो वहाँ पर एक प्रपात का निर्माण करती है। किस प्रपात का नाम क्या है? हुंड्रू जल प्रपात। ये आप लोग याद रखिए, स्वर्णरेखा नदी पर अक्सर मिलाने के लिए पूछा गया है। तो यहीं पर ये प्रपात का जो निर्माण होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? हुंड्रू जल प्रपात। एक बात और ख़ास बात है स्वर्णरेखा नदी के, इसी नदी के किनारे भारत का पहला लौह इस्पात केंद्र स्टील प्लांट लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला स्टील प्लांट लगाया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। इसलिए उस जगह का नाम जमशेदजी के नाम पे ही जमशेदपुर रख दिया गया। इसको और एक नाम से बुलाया जाता है टाटा नगर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, स्वर्णरेखा नदी के खास बातें आप लोग को याद रहेंगी। ठीक है, उसके बाद अगली नदी है वैतरणी नदी। देखिए वैतरणी नदी के बारे में क्या है? वैतरणी नदी को उड़ीसा में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, उड़ीसा में इसको बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। कारण वैतरणी नदी का जो संबंध है कुछ मतलब धार्मिक चीज़ों से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए तो वैतरणी नदी को इसलिए पवित्रता की वजह से ही उड़ीसा की क्या बोलते हैं? गंगा। ठीक है, उड़ीसा की गंगा। तो अगर क्वेश्चन कभी आ गया उड़ीसा की गंगा किसे कहते हैं, जैसे गंगा के नाम पे बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के मुख्य गंगा नदी तो है ही है, फिर दक्षिण की गंगा नदी जैसे गोदावरी हो गई। ठीक है, अब उड़ीसा की गंगा नदी, हालांकि ये उड़ीसा लोक सेवा आयोग में ज़्यादा पूछने का चांस है, फिर भी कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि वैतरणी नदी को उड़ीसा की गंगा कहते हैं। ठीक है, वैतरणी नदी का उद्गम आपके उड़ीसा के ही क्योंझर जिले से होता है। कहाँ से होता है? क्योंझर जिले से होता है। अब अगली खास नदी आपकी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। देखिए ब्राह्मणी नदी के बाद आपकी कौन सी नदी है? महानदी। देखिए वैतरणी और ब्राह्मणी नदी ये आगे चल के दोनों, देखिए ब्राह्मणी नदी जिस घाटी में बहती है वो ब्राह्मणी नदी के और वैतरणी नदी को एक साथ लेके एक घाटी का निर्माण करती है। उसका नाम क्या है? वैतरणी ब्राह्मणी घाटी। ठीक है, वैतरणी ब्राह्मणी नदी घाटी। तो ब्राह्मणी नदी है आपका। ठीक है, उसके बाद हाँ, ब्राह्मणी नदी के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, ये व्हीलर द्वीप का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम आपने सुना होगा। तो ये ब्राह्मणी नदी उसके पास से ही अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अगली नदी है आपकी महानदी। देखिए ब्राह्मणी और वैतरणी को एक तरीके से महानदी तंत्र का ही भाग भी माना जाता है, क्योंकि उसके आसपास ही बहती है। खैर महानदी को हम लोग उद्गम की बात कर लें तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिहावा एक स्थान है, वहाँ पर पहाड़ी है सिहावा पहाड़ी, वहाँ से आपकी महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, और वहाँ से छत्तीसगढ़ में अपनी महानदी बेसिन बनाते हुए ये फिर उड़ीसा में होते हुए ये मुहाना बनाती है। ठीक है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो ये महानदी का जो बेसिन है ये बहुत ही उपजाऊ, बहुत उर्वर माना जाता है और यहाँ पर चावल की खेती बहुत मतलब उर्वरता की वजह से चावल की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। इसलिए इसको धान का मतलब इस बेसिन को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगली नदी आपकी जो मुख्य नदी है कौन सी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में देखिए मैंने अलग से भी बनाया है। ठीक है, अब चूँकि इसमें जो इसकी मुख्य नदियाँ हैं, मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से बना दिया है। देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से होता है। याद रखेंगे आप लोग, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और अपनी प्राचीनता की वजह से, अपनी प्राचीनता और लंबाई के कारण ही इसको दक्षिण की गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे आप लोग, दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, काफ़ी प्राचीन नदी है और अपनी पवित्रता, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को गंगा के नाम मतलब गंगा के बराबर ही मान दिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा। काफ़ी प्राचीन नदी भी है। ठीक है, ये आप लोग के जो आप लोग का फैक्चुअल हो गया, मतलब अक्सर पूछा जाता है बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण की गंगा। लंबाई आपको याद है 1465 किलोमीटर है। ठीक, अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां में हम लोग ध्यान देंगे, ये याद रखिए आपको कि गोदावरी नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है प्राणहिता नदी। कौन सी नदी है? प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखिए
ये आपकी वर्धा नदी है, ये आपकी यहाँ से ये आपकी वर्धा नदी है, ठीक है। वर्धा नदी में आपकी पेनगंगा नदी आके मिलती है। वर्धा नदी और पेनगंगा नदी मिलते हुए फिर जब आगे बढ़ते हैं, वर्धा नदी पेनगंगा को समाहित करते हुए आगे बढ़ती है तो वेनगंगा से मिलती है। किससे मिलती है? वेनगंगा से। ओके, तो ये वर्धा पेनगंगा से मिली और उसके बाद जाके वेनगंगा से मिली। ये देखिए पेनगंगा और वेनगंगा, याद रखिएगा दोनों। ये किसकी सहायक नदियाँ आ जाएंगी? आपकी गोदावरी की। तो आपकी जो वर्धा और वेनगंगा मिलती हैं तब जाके इसका नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता। समझ में आ गया आप लोग को? तो प्राणहिता कैसे पड़ा आपका? वर्धा और वेनगंगा मिलने से, और वर्धा में पहले से ही आपकी पेनगंगा मिल चुकी है, ठीक है। प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके आगे इंद्रावती, इसकी सहायक नदी है गोदावरी की ही। तो क्वेश्चन में कई बार से पूछा गया है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। उसमें ऑप्शन आपकी कावेरी भी रहता है और गोदावरी रहता है, दो और नदियाँ रहता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। उसके पहले ही आपकी देखिए दुधना और पूर्णा नदी में दुधना मिल जाती है, और पूर्णा नदी जाके कहाँ मिल जाती है? आपके गोदावरी में, ठीक है। तो ये आपके देखिए इधर से आपका बह रहा है, तो ये आपके बाएं साइड से जो नदियाँ मिल रही हैं मुख्य गोदावरी को, उसको मैंने बता दिया। याद रखें आप, प्राणहिता से याद रखिए। प्राणहिता किसके संगम से होता है? तो आपके वर्धा और वेनगंगा से होता है, और वर्धा में ये आपकी पेनगंगा जाके मिलती है, ठीक है। तो ये होगी मुख्य नदी इंद्रावती, उसके आगे, और उसके पहले हमारी पूर्णा नदी मिलती है, ठीक है। अब पूर्णा में कौन सी नदी मिलती है? दुधना, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है। अब दाएं साइड से मिलने वाली एक ही मुख्य नदी है मंजीरा, और छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य नदी है वो मंजीरा। अक्सर कई बार पूछा जाता है कि गोदावरी में दाएं साइड से, मतलब दक्षिण साइड से मिलने वाली नदी, उसकी सहायक नदी का नाम, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो याद रखिए आप लोग मंजीरा, या कहीं कहीं मंजरा भी दिया रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया गोदावरी नदी का पूरा डिस्क्रिप्शन। आगे देखिए अगला नदी कौन सा है? गोदावरी के बाद कृष्णा। गोदावरी के बाद कौन सा नदी है? कृष्णा, ठीक है। अब कृष्णा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर, टोटल लंबाई इसकी 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी से। कहाँ से? पश्चिम घाट के महाबलेश्वर चोटी से। महाबलेश्वर चोटी से महाबलेश्वर चोटी से आपकी कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप लोग बाएं साइड से याद करिए, कोयना और भीमा। देखिए कोयना और भीमा बाएं साइड से, उसी कोयना और भीमा के बीच में दाएं साइड से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। तो सबसे बाएं साइड से कौन से हो जाएंगे? कोयना और भीमा, ठीक है। और दाएं साइड से देखिए, अब कोयना के बाद से ही सब मुख्य नदी कौन सी आपकी जा रही है? देखिए पंचगंगा और दूधगंगा का संगम होते हुए जा रहा है। उसमें बाद देखिए ये दूधगंगा नदी जो आके मिल रही है, उसमें तमाम और सारी नदियाँ मिली है, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा। ये सब नदियाँ एक साथ होते हुए जाके आपके कहाँ मिल जा रही हैं? कृष्णा नदी में। तो सहायक नदियों के बारे में आप लोग याद रखेंगे, गंगा से कभी भी कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। पेनगंगा, वेनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद दूधगंगा और पंचगंगा आपकी कृष्णा के सहायक नदियाँ हैं, दूधगंगा और पंचगंगा। उसके बाद माल प्रभा और घाट प्रभा भी आपके कृष्णा की ही सहायक नदी हैं, ठीक है। उसके बाद अगली सहायक नदी है जो भीमा के आगे जाके मिलती है, वो है आपकी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी आपके कृष्णा की ही सहायक नदी है। तुंगभद्रा कौन कौन दो नदियों से मिलकर बनी है, तो उसके नाम से को आप बांट दीजिए, तुंगा और भद्रा। ये दोनों नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा का निर्माण करती हैं, और ये आके जाके कहाँ मिल जाती है? कृष्णा नदी में, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कृष्णा नदी का जो ट्रिब्यूटरी थी, जो इसकी सहायक नदियाँ थी उसके बारे में, ठीक है। बस इतना बार बार कह रहा हूँ कि इनकी सहायक नदियों को याद रखिएगा। ये मुख्य हैं, तो मुख्य नदियों के बारे में पूछे ना पूछे, पर इनकी सहायक नदियों के बारे में जरूर पूछ लेगा, ठीक है। अगला देखिए कावेरी नदी, ठीक है। कृष्णा के बाद क्या है? पेन्नार नदी। देखिए पेन्नार नदी, कृष्णा क्रम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, अभी बताते हैं। पेन्नार नदी भी देखिए दो पेन्नार नदी है, एक उत्तरी पेन्नार नदी है और एक दक्षिणी पेन्नार नदी है। दोनों का जो उद्गम होता है वो कर्नाटक की पहाड़ियों से, जो पश्चिमी घाट है वहीं से होता है। बस पहाड़ी का नाम अलग अलग, छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं वहाँ अलग अलग है। जैसे एक उत्तरी पेन्नार नदी हो गई, पेन्नार में ही एक उत्तरी पेन्नार नदी हो गई, और एक दक्षिणी पेन्नार नदी हो गई। जो आपकी उत्तरी पेन्नार नदी है वो आपके नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। और आपकी जो दक्षिणी पेन्नार नदी है वो आपकी केशव पहाड़ी से निकलती है। याद रखेंगे आप लोग, उत्तरी पेन्नार नदी का उद्गम
नंदीदुर्ग पहाड़ी से, और दक्षिणी पेन्नार नदी का उद्गम आपके किसे, केशव पहाड़ी से होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर, अब कावेरी नदी का जो लंबाई है वो है आपका लगभग 805 किलोमीटर, कहीं कहीं 800 किलोमीटर दिया भी आपको मिल सकता है, लेकिन 805 किलोमीटर है उसकी लंबाई। ठीक है, तो 805 किलोमीटर कावेरी की लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के जो पश्चिमी घाट का भाग है, वहाँ के आपके ब्रह्मगिरी चोटी से होता है। कहाँ से होता है आपके, ब्रह्मगिरी चोटी से होता है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को तीन मुख्य नदियों का आपको उद्गम स्थान जरूर याद रहना चाहिए आपको। पहला क्या है, गोदावरी, त्र्यंबक, ठीक है, नासिक से, फिर आपका हो गया कृष्णा महाबलेश्वर चोटी से, और आपकी कावेरी कहाँ से हो गया, ब्रह्मगिरी चोटी से, कर्नाटक से। ठीक है, एक चीज़ और जानने वाली बात है, कावेरी नदी, देखिए कावेरी नदी यहाँ मुहाना बना रही है और इधर से आ रही है। ठीक है, तो इस कावेरी नदी का जो मैक्सिमम भाग है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कावेरी नदी का मैक्सिमम भाग तमिलनाडु में पड़ता है, और उसका बचा हुआ भाग आपका कर्नाटक में पड़ता है, कुछ भाग आपका केरला में पड़ता है। इसीलिए आप लोग को याद होगा कि कावेरी नदी जल विवाद भी 3 राज्यों के बीच का है ना, कर्नाटक, कावेरी और तमिलनाडु। ठीक है, फिलहाल उसके विवाद को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस इतना जान लीजिए कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की सदा नीरा नदियों में गिनी जाती है। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है, ठीक है, कि जिसको सदा नीरा नदी की तरह माना जाता है या सदा नीरा नदियों में गिना जाता है, तो आपकी कावेरी नदी होगी। सदा नीरा नदियाँ क्या होती हैं, जिसमें हमेशा जल की उपलब्धता रहे, सदा नीरा। ठीक है, हमेशा जल की उपलब्धता उसमें रहे। कारण मैं बता दे रहा हूँ कि कावेरी सदा नीरा क्यों रहती है। देखिए, आप लोग अभी जो हम लोग मानसून पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप लोग जानिए कि ये भारत का आपको दक्षिणी भाग है। देखिए, भारत में बरसात मानसून कैसे आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऐसे मानसून आता है ना। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आपकी गर्मियों मेन मानसूनी सीजन आपका ये है। और आप लोग को पता होगा तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है, यहाँ से हवाएं आती हैं, ये समुद्र से जल ग्रहण करती हैं और फिर इधर पूर्वी घाट से टकरा के तमिलनाडु में खूब वर्षा करती हैं। अब चूंकि मैंने आपको पहले बताया कावेरी का मैक्सिमम पार्ट आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तो इस भाग से भी इस नदी में पानी मिलता है और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी इस नदी में पानी मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब गर्मियों में और ठंडियों में, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है, उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, ये ठंडियों में बरसात करती है। तो दोनों सीजनों में बरसात के माध्यम से कावेरी नदी में जल की उपलब्धता हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग सदा नीरा नदी कहते हैं। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जितना ज़रूरत था मैंने यहाँ बता दिया है कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, तो ये आपका कावेरी नदी हो गया, उद्गम हो गया, उसकी लंबाई हो गया, उसको सदा नीरा क्यों कहते हैं, ये हो गया। अगली नदी आपकी क्या है, वैगई नदी है। ठीक है, वैगई नदी है, और उसके बाद अगली नदी आपकी ताम्रपर्णी नदी है। ठीक है, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। ओके, ये छोटी छोटी आपकी नदियाँ हैं, वैगई और ताम्रपर्णी, लेकिन क्रम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से हम लोग किए थे, देखिए स्वर्णरेखा नदी सबसे ऊपर दक्षिण भारत में, स्वर्णरेखा नदी के बाद आपकी वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, महानदी के बाद आपका गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद आपका पेन्नार, पेन्नार में मैंने 2 बताया, आपका उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार। उसके बाद आपकी कावेरी नदी होगी, उसके बाद वैगई और उसके ताम्रपर्णी। तो आप पूर्ववाहिनी नदियों का एक क्रम आप लोग को याद रखिए। याद रहना इसलिए ज़रूरी है कि भले आपको मान लीजिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा का क्रम याद है, लेकिन आप लोग को ये याद नहीं है, अगर इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि पेन्नार नदी कृष्णा के ऊपर है कि नीचे है, या कावेरी के ऊपर है नीचे है, तो पेन्नार नदी देखिए आप लोग को याद रहना चाहिए, कृष्णा और कावेरी के मध्य में है। ठीक है ना, तो इसका क्रम आप लोग याद जो ऐसी नदियां हैं जो मतलब उतनी यूजुअल नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह जैसे आपको वैतरणी और ब्राह्मणी का क्रम नहीं याद है, पहले ऊपर ब्राह्मणी है कि पहले नीचे पहले ऊपर वैतरणी है, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको क्रम को बोल रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये क्या हो गया, पूर्ववाहिनी नदियों का पूरा आपका ब्यौरा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग पश्चिम वाहिनी नदियाँ। पश्चिम वाहिनी नदियाँ हम लोग पढ़ लेंगे, इसलिए इसके साथ ही आपका ये पार्ट आपका प्रायद्वीप अपवातंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए पश्चिम वाहिनी नदियाँ में 2 मुख्य नदी हैं आपकी, सतपुड़ा
सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती ये नदियां हैं, मैंने यहाँ नाम लिखा है, नर्मदा और ये ताप्ती। उसके बाद और नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग देख के इसको हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए उसके ऊपर भी मैंने 2 नदियां बनाया है। ये देखिए आपकी साबरमती है, माही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साबरमती से ही। देखिए साबरमती नदी का उद्गम आपको कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम भी आपके अरावली के पहाड़ियों से होता है, ठीक है। अरावली की पहाड़ी से होते हुए आके ये कहाँ मुहाना बनाते हैं? अपना खंबात की खाड़ी में। इसी तरह माही नदी का भी उद्गम वहीं से होता है। और ये कहाँ नदी आके ये भी कहाँ बनाती है अपना उद्गम, ये मुहाना कहाँ बनाती है? माही नदी भी खंबात की खाड़ी में। और गुजरात और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से होते हुए गुजरात में एक नदी और बहती है, लूनी नदी। याद रखेंगे लूनी नदी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। लूनी नदी ऐसी नदी है, लूनी नदी आपकी ऐसी नदी है जो आपकी अरावली रेंज से तो निकलती है, लेकिन ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, समुद्र तक नहीं पहुंचती है। और ये इधर ही आपका कच्छ का रण पड़ता है, गुजरात में कच्छ का रण पड़ता है, दलदली एरिया, उसी में वो वहाँ पर समाहित हो जाती है, वहीं पर उसका मतलब वहीं पर वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये मतलब अपना सफ़र यहाँ तक अरब सागर तक नहीं तय करती, वो नदी है लूनी। माही नदी के बारे में एक फैक्ट और है, फैक्ट जान लीजिए आप कि ये आपके कर्क रेखा को लगभग 2 बार काटती है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इस तरीके से है, मान लीजिए ये आपका कर्क रेखा है, तो ये नदी ये ऐसे करके ऐसे बहती है, ठीक है, ठीक है। तो टच करते हुए उसको 2 बार टच करती है, इसलिए इसको माही नदी है, आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये हो गया आपका माही नदी। साबरमती बातें है खंबात की खाड़ी में, साबरमती आपके खंबात की खाड़ी में आके मुहाना बनाती है। फिर आपका हो गया अगला, देखिए अगला नदी जो मुख्य नदी मैंने आपने बताया आपको कि नर्मदा और ताप्ती हैं, ठीक है। नर्मदा नदी आपका उद्गम कहाँ होता है? ये सतपुड़ा। मैंने आपको अमरकंटक की चोटी, आपको कौन सा अपवा प्रतिरूप बताया था, आपको याद होगा, अपवा प्रतिरूप आपने पढ़ा होगा। तो सोन नदी इधर निकलती है, नर्मदा नदी इधर निकलती है, इसी तरह और छोटी नदियाँ भी निकलती हैं। कौन सा अपवा तंत्र था? अपकेंद्री बताया था ना, अपकेंद्री अपवा प्रतिरूप, उसी का उदाहरण था आपका नर्मदा, ठीक है। अमरकंटक की चोटी सतपुड़ा का ही भाग है, वहाँ से निकलता है और बहता कहाँ है? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये नदी यहाँ से निकलती है, बाकी और नदियाँ यहाँ पर देखिए, ये सब नदियाँ इधर बह रही हैं, पर नर्मदा और ताप्ती हमारे किस साइड बह रही हैं? पश्चिम के साइड बह रही हैं। कारण क्या है? ये अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है, ये अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं। और उस भ्रंश घाटी का जो स्लोप है, ढाल है, वो किधर है? अरब सागर की तरफ है। किधर है? अरब सागर की तरफ है। भ्रंश घाटियाँ क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसमें चिंता करने की बात नहीं है, बस इतना याद रखिए। भ्रंश घाटियाँ जो होती हैं, जो आपकी मुख्य संरचना होती है, उसमें उसके नीचे संरचना बन जाती है, वहाँ पर घाटी का रूप लेती है। और स्लोप यहाँ पर जो इसका नर्मदा और ताप्ती का जो स्लोप है वो सामान्य स्लोप से, जो इस प्रायद्वीपीय भारत का जो सामान्य स्लोप है उसके विपरीत है, ठीक है। इसीलिए इस नदियों का उद्गम किधर होता है? यहाँ से होता है। और किधर इसका बहाव होता है? पश्चिम साइड, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिए। नर्मदा नदी आपके बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में से बहती है, और वहीं ताप्ती नदी का जो बहाव है वो सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच में से बहती है, ठीक है। याद रहेगा आपको, कई बार तो पूछा गया है, कई बार आपके नर्मदा के बारे में ही पूछा गया कि किन 2 पहाड़ियों के बीच से ये बहती है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए कौन कौन सी है पहाड़ी है? बिंद पर्वत बिंद पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा। बिंद और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, और सतपुड़ा और आपके अजंता के बीच से आपका कौन सा बहती है? आपकी ताप्ती, ठीक है। ये दोनों, हाँ, ये दोनों ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि पश्चिमी घाट एक कगारनुमा है और जल सीधा जाके ये समुद्र में समाहित हो जाती है, इसलिए एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। किसका? एस्चुअरी बनाती है, न कि डेल्टा। याद रहेगा आप लोग को, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए मांडवी और जुआरी नदियाँ हैं। मांडवी और जुआरी नदियाँ दोनों गोवा की मुख्य नदी हैं। क्या किसकी हैं? गोवा में बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं, ठीक है। तो मांडवी और जुआरी नदी याद रहेगा आपको, गोवा की नदियाँ हैं। अगला आती है देखिए शरावती, गंगावेली। ये दोनों कर्नाटक राज्य से पश्चिमी घाट से निकलती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं और कर्नाटक में बहती हैं। याद रखिए शरावती नदी पर ही एक आप लोग का जोग जलप्रपात है,
क्या नाम है? जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात है। उसका और क्या नाम है? गरसुप्पा जलप्रपात भी उसके बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गरसुप्पा जलप्रपात। तो ये आपकी शरावती नदी पे ही है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर कौन सा है? जोग जलप्रपात। ठीक है, जिसको हम लोग गरसुप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आपकी गंगावेली नदी है। गंगावेली नदी के बारे में तो कई बार उससे पूछा गया है किस राज्य में बहती है। ठीक है, तो उसमें कर्नाटक दिया रहेगा, उसके साथ साथ दिया रहता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु भी दे देता है। ठीक है, कन्फ्यूज करने के लिए। अगर आपको पता है, चूँकि छोटी नदी है तो बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा कहीं आपको मिलती नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिए कि गंगावेली आपकी कर्नाटक की नदी है, न कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना की। ठीक है, उसके बाद अगली नदी आपकी पेरियार है और फिर भरतपुजा है। देखिए मैंने ऐसे बताया, गोवा की दोनों नदियाँ मुख्य नदी मांडवी और जुआरी, उसके बाद कर्नाटक की शरावती और गंगावेली। अब बात करते हैं केरल की दो मुख्य नदी है, पेरियार और भरतपुजा। ठीक है, ये दोनों अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती हैं। पेरियार नदी भी आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुजा भी आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही इनका उद्गम होता है और ये भी अभी जाके आपको अरब सागर में मिल जाती हैं। तो ठीक है, आपकी हो गई ये पश्चिम वाहिनी नदियों का एक क्रम। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद मांडवी जुआरी ना, शरावती, गंगावेली, उसके बाद आपका पेरियार और भरतपुजा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जितना मतलब जो इम्पोर्टेंट आपके नदियाँ थीं उनके बारे में जो फैक्चुअल जानकारी थी, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है, वो मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें अगर बातें याद रहेंगी तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखने पढ़ने की बात नहीं है। ठीक है, क्रम याद कर लीजिए, इनकी सहायक नदियाँ याद कर लीजिए, आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, इस तरीके से आपका अपवाद तंत्र आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए दूसरी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, वो आप लोग को उस दिन मैं आऊँगा तो पढ़ाऊँगा। ये जान लीजिए कि जितनी क्लासेस अभी जा रही हैं वो सब आपके लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आपका स्टेट PCS हो चाहे UPSC होता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि फैक्ट मैं बता दूं आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ही कन्वर्ट करके वो लैंग्वेज में, भाषा में थोड़ा सा UPSC घुमाता है, आप लोग जानते हैं। तो उसका अगर आप लोग ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उससे भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए। आप लोग अपना सपोर्ट जारी रखिए। थैंक यू।